मैं और मेरी दोस्त मैडी अपने शहर में होने वाले कार्निवल को हमेशा से ही बहुत पसंद करते थे। उस वक्त हम किशोर अवस्था में थे, लेकिन उस कार्निवल में हम तब से जा रहे थे जब से हम 10 साल के थे और हर साल इसी तरह जाते रहते। अगर उसने ये खराब ना किया होता। मैं शहर के दूसरे कोने में रहती थी, मैडी के घर के ठीक सामने, जबकि उसका घर कार्निवल के ठीक बगल में ही था। इसका मतलब ये था कि हर बार रात के अंधेरे में मुझे पार्किंग लॉट में मीलों तक चलना पड़ता था, जब तक आखिर में जाकर मुझे मेरे मॉम डैड नहीं मिल जाते थे। ये ना होता अगर वो गाड़ी थोड़ी पास लगा देते। आखिरी कार्निवल की शुरुआत में मेरे पहुंचने के 5 मिनट के अंदर ही मैडी और मैंने एक दूसरे को ढूंढ लिया। इसके बावजूद कि वहां हजारों लोग थे, वहां इतनी भीड़ थी जैसे मानो किसी ओशियन में इतनी सारी मछलियां हों। Oh my God, टारा, कैसी हो तुम? जैसे ही मैडी और मैंने एक दूसरे को देखा, वो भागते हुए मेरे पास आई और गले लगाया। मैं बहुत ही अच्छी हूँ मैडी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। स्कूल खत्म हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने भी उससे कसकर गले लगाया, इतनी जोर से कि अब हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। और तब हमने एक दूसरे को छोड़ा। हम मजे करने के लिए तैयार थे। क्या तुम तैयार हो? मैडी ने उछलते हुए पूछा। वो बहुत ही उत्साहित थी। हाँ बेशक। मेरी पूरी बात नहीं हो पाई क्योंकि बीच में ही मेरा फोन बजने लगा। मैंने ये देखने के लिए फौरन उसे जेब से निकाला कि किसका फोन था। ये कौन है? उसने कूदना बंद किया और झुककर देखते हुए पूछा। पता नहीं, इस पर तो लिखा है नो कॉलर आईडी। क्या फर्क पड़ता है, फोन उठा लो। उसने मेरा फोन हाथ से लिया और उठा लिया। उसके हाथ से फोन वापस खींचकर हम हंसने लगे और मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। मैडी और मैं करीब 30 सेकंड तक वो आवाज सुनते रहे। हम इंतजार कर रहे थे कि हमें किसी की आवाज सुनाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ लंबी लंबी सांसों की आवाज आ रही थी और दूर से झूलों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखें कंफ्यूजन से भरी हुई थी और उस शोर ने हमारे मजे को थोड़ा खराब कर दिया था। घबराकर मैंने फोन काट दिया। मैं उसे और नहीं सुनना चाहती थी उन आवाजों को। वो कौन था? मैडी ने मुझसे पूछा। उसकी आंखों में मुझे चिंता दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और सर हिलाकर इशारे से बताया कि मुझे नहीं पता, और फिर वापस अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। एक बार फिर किसी का फोन आ रहा था और फिर से कोई कॉलर आईडी नहीं था। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं अपने फोन को साइलेंट पर कर दूंगी और छुपा दूंगी। चलो छोड़ो इसे, हमें अंदर जाना चाहिए और कार्निवल एंजॉय करना चाहिए। मैंने मैडी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है और हमने अपनी बाकी की रात एंजॉय करनी चाहिए। एक अनजान कॉल की वजह से हम इसे खराब नहीं कर सकते। वो डरते हुए मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही हम वो सब भूलकर मजे करने लगे। हम नाच रहे थे, झूले पर जा रहे थे और वो भी इतना ज्यादा कि हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। पूरी रात मेरा फोन बजता रहा, लेकिन मैंने मैडी को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। वो उतनी ही डरी हुई थी जितना कि मैं, और मैं चीजें और ज्यादा खराब नहीं करना चाहती थी। आखिरकार हम उस तूफानी रात और झूलों की चकाचौंध देखकर थक गए थे। अपने लिए कुछ खाने को ले लिया और जैसे ही हॉट डॉग और कॉटन कैंडी, फिर एक दूसरे को गले लगाकर बाय कहा। इसका मतलब था कि आज का एडवेंचर यहीं खत्म होता है, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन वो मेरे लिए खत्म नहीं हो रहा था। जैसे ही हम अलग हुए, मैंने कार पार्क की तरफ चलना शुरू किया, जो फूड स्टैंड के दूसरे अंत पर था। वहां पहुंचने के लिए मुझे कुछ मिनट लगने वाले थे। पार्किंग में घूमते हुए मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और मैंने देखा कि मेरे डैड भी मुझे फोन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपने डैड के फोन को उठाने की कोशिश की, मैंने देखा कि फोन कट गया और उसकी जगह किसी अनजान आईडी से फोन आने लगा। अब काफी देर हो चुकी थी, मेरी सांस चढ़ चुकी थी। इस बार भी मेरे फोन रखने से पहले एक बार फिर फोन से कार्निवल के शोर की आवाज आने लगी। यहां तक कि सांसों की आवाज भी तेज हो गई। वो सुनने में काफी अलग लग रही थी, यहां तक कि मुझे लार टपकने की आवाज तक आ रही थी। एक ही झटके में मैंने फोन काट दिया, लेकिन इस बार मुझे उस नो कॉलर आईडी का नंबर मिल गया और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। एक पल के लिए तो मुझे बहुत शांति मिली, इतनी ज्यादा कि अपने सहेली के साथ इतनी अच्छी शाम बिताने के बाद मुझे अपनी रग रग में खुशी की लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपनी गाड़ी तक जाने का सफर जारी रखा। जैसे ही मैं कार्निवल वाला रास्ता खत्म करती हूँ, कार पार्किंग का खाली और अंधेरे से भरा रास्ता शुरू हो गया। मेरे अंदर डर की भावना अचानक से आ गई। मैं जानती थी कि मेरे पेरेंट्स कहाँ थे, क्योंकि हर बार जब हम कार्निवल पर आते थे तो उसी जगह पर गाड़ी पार्क करते थे। लेकिन सिर्फ इस बार वहां तक जाना इतना दूर लग रहा था। एक लंबी सांस लेकर मैंने अपना पहला कदम उस जगह की तरफ बढ़ाया और बिना रुके उस रास्ते पर चलती रही। एक एक करके सारी रो पार करते हुए मैं धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ रही थी, सुरक्षित जगह की तरफ।
मुझे चलते हुए अब 5 मिनट हो चुके थे। मैंने अपने फोन की तरफ देखा। मैंने उसे स्विच ऑन किया ताकि देख सकूं कि कोई और फोन तो नहीं आया। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि फोन नहीं आया था, लेकिन डर की बात यह थी कि लंबी सांसों की आवाज अभी भी आ रही थी, और इस बार सांसों की आवाज असली थी। मैंने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई और देखा कि एक गाड़ी के सहारा लेकर खाली हुडी में एक आदमी खड़ा था। हुडी से उसकी आंखें छुपी हुई थी, लेकिन सिर्फ उसकी शैतानी मुस्कान दिख रही थी। वो गाड़ी की दूसरी तरफ से मुझे घूर कर देख रहा था। जैसे ही मैं पीछे हटी, मेरे खून में अचानक डर की लहर दौड़ उठी। मेरे पेरेंट्स ज्यादा दूर नहीं थे, मुझे भागना ही पड़ा। अचानक वो आदमी जैसे जिंदा हो गया हो, उसी गाड़ी से बाहर निकलकर वो तेजी से मेरी तरफ आने लगा। उसे मेरी तरफ भाग कर आते देख मैं भी घबरा कर भागी और मदद के लिए चिल्लाई। कार्निवल अभी भी चालू था, इसलिए पार्किंग में उस वक्त कोई भी नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर मेरे पेरेंट्स पार्किंग में बैठकर मेरा इंतजार करते रहे और वो आदमी मुझ तक पहुंच गया तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इतनी गाड़ियों के बीच उन्हें बैठे हुए देखा तो मेरी जान में जान आई। मैं बच गई थी। मैं चिल्लाकर उन्हें मेरी मदद करने को कहती हूँ और उन्होंने ऊपर देखा। पहले तो वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने मेरे पीछे एक आदमी को देखा, मेरे डैड की आंखों में खून उतर आया। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकले और उस आदमी की तरफ भागे जो अब मेरे डैड से बचकर भाग रहा था। जहां तक मेरी मॉम की बात है, मैं भागकर उन्हें गले लगाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी गाड़ी से किसी की टक्कर होने की आवाज सुनी और फिर वो शख्स जमीन पर गिर गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था और मेरे डैड उसके पास खड़े थे। उस आदमी के सर से थोड़ा खून भी निकल रहा था। बाद में जैसे ही पुलिस आई तो उस आदमी की हुडी उठाने के बाद हमें पता चला कि दरअसल वो आदमी मेरे डैड का ही एक दोस्त था। और इससे ये भी पता चलता है कि उसके पास मेरा नंबर कहां से आया। हमें एक हफ्ते बाद ये पता चला कि वो इस चीज की तैयारी पिछले 1 महीने से कर रहा था, जब वो पहली बार हमारे घर डिनर पर आया था। हमें यह जानकर काफी हैरानगी हुई, क्योंकि तब उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो इतना खतरनाक होगा। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो इस तरह कैसे बदल गया। और दूसरी ही तरफ मैं उससे नफरत करती हूँ। पुलिस में रिपोर्ट फाइल करने के बाद मैंने मैडी को मैसेज करके बताया कि उस शाम मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उसे कहा कि मैं अब कभी भी कार्निवल पर नहीं जाऊंगा। अगर ये सब इतना ही आसान है तो ना जाने कौन ऐसे दोबारा करने की हिम्मत करे। बस 2 साल पहले जब मिडिल स्कूल खत्म होने ही वाला था तो मैं और मेरी दोस्त एबी एक बहुत ही खतरनाक मजाक का शिकार बने थे, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। और ये सिर्फ एक रात की वजह से हुआ था। जब मैं उस हादसे को याद करती हूँ तो इतना समय बीत जाने की वजह से मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं आती। मुझे बस इतना ही याद है कि वो बुधवार की रात थी। पतझड़ का मौसम चल रहा था। एबी और मैं एक स्लीप ओवर साथ में बिता रहे थे। हम पार्टी की रात अकेले नहीं बिताना चाहते थे। पार्टी की खबर हमें उस दिन स्कूल में मिली थी और स्कूल की सबसे मशहूर लड़की शाना ने इस पार्टी का आयोजन किया था। हालांकि हमें कभी इन पार्टीज में न्योता नहीं दिया जाता था। हमें स्कूल के हर ग्रुप से निकाल दिया जाता था क्योंकि कोई हमें पसंद नहीं करता था। पूरे कॉरिडोर में हमें चिल्ला चिल्ला कर अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे कि अजीब, बदसूरत, बेवकूफ। हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन ऐसा सिर्फ उस शाम तक ही था। हम दोनों को शारना की तरफ से मैसेज आया। उसने हमें लोकल कार्निवल में अपनी पार्टी के लिए निमंत्रण भेजा था। उत्साह से पागल होकर हम दोनों उछल पड़े, खुशी से रोने लगे और पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगे। ओह माय गॉड सारा, क्या तुम यकीन कर सकती हो? एबी जमीन पर लोटपोट हो रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। ये हमारा चांस है एबी। अब हम अपनी बोरिंग जिंदगी से बाहर निकलकर मजे करेंगे। अब हमें कोई लूजर्स नहीं कहेगा। हम दोनों में से किसी को भी शारना या किसी और के असली इरादे का नहीं पता था। हमें बाद में पता चला कि शारना और उसके दोस्त उस रात बोर हो रहे थे और इसलिए उन्होंने हमें बुलाकर हमारे साथ मजाक करने के बारे में सोचा। शारना के भाई ने जोकर वाली ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि वो कार्निवल में ही काम करता था। इसलिए सबने मिलकर एबी और मुझे डराने का फैसला किया और ये सब रिकॉर्ड करके पूरे स्कूल को दिखाने का भी। नादानों की तरह हम शारना के इनवाइट आने के 10 मिनट बाद ही अपने घर से निकल गए। शायद हमें वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए था। निकलने के कुछ ही मिनट के अंदर हम कार्निवल में पहुंच गए और वहां की चकाचौंध देखकर मोहित हो गए। भीड़ का इधर से उधर होना और पीछे से झूलों का चलना बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम वहां से गुजरे तो खुशी का माहौल था और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। हम शारना को ढूंढ रहे थे। करीब 5 से 10 मिनट तक ढूंढने के बाद मैंने शारना को ढूंढ लिया।
वो अपनी बाकी सहेलियों के साथ खिलखिला रही थी। वो सब एक मिरर मेज के आगे खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही एबी और मैं आगे बढ़े तो शर्ना ने हमें देख लिया। उसने इशारा करके सबको चुप करवा दिया और अब अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर खड़ी हो गई। हाय। जैसे हम उसके ग्रुप पे पहुंचे तो उसने मुस्कुराकर हमारी तरफ हाथ हिलाया। एबी और मैं बात करने के लिए काफी घबराए हुए थे। एक ऐसा अनुभव था जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना ही की थी। शर्ना ने मुस्कुराना बंद नहीं किया। उसके माथे से पसीना टप टप कर रहा था। वो किसी तरह खुद को काबू करके खड़ी थी। हम सब ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। क्या तुम आना चाहोगी? तुम्हारे साथ खेलकर मजा आएगा। हमने साफ साफ उसे अपनी सहेलियों को कंधा मारते हुए देखा, लेकिन हमने इस बात को नजरअंदाज करते हुए सोचा कि हमारा चांस है। क्यों नहीं? एबी और मैंने एक साथ कहा। शर्ना खुलेआम हंसने लगी और अपने आसपास खड़े दोस्तों को भी हंसने के लिए कहने लगी। मैं तुम दोनों को इस मिरर मेज के अंदर जाने का डेयर करती हूँ। ऐसा कहकर वो जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगी और उसकी सहेलियां भी फौरन उसका हिस्सा बन गई। एबी और मैं हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मेज के अंदर जाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं लग रहा था, इसलिए हम राजी हो गए। तो भाई ठीक है, तैयार हो जाओ। शर्ना आराम से पीछे जाकर बैठ गई। उसने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। उसने कसकर अपना फोन पकड़ लिया। वो एक बार फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान में खोखलापन था। जैसे ही एबी और मैं मिरर मेज के अंदर गए, हमने पीछे से किसी के हंसी के ठहाके आते हुए सुने। हम समझ नहीं पा रहे थे इसमें इतना हंसने वाला क्या था। हम कुछ देर तक अंदर ही घूमते रहे। हम अपनी ही परछाई को देखकर और अपने इतने सारे रूप देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे जैसे 100 उस मेज के अंदर थे। हर थोड़ी थोड़ी देर में हम एक दूसरे से टकरा जाते और हंसने लगते। लेकिन फिर एक बार जब हम एक दूसरे से टकराए और मैंने एबी को उठाने में मदद की, तो हमारी आंखें डर के मारे खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि अब हम एक जोकर की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। वो जोकर बस अभी हमारे सामने आया था और ना जाने कहां से उसके हाथ में एक चाकू था जिसमें से ताजा खून बह रहा था। उसके मसूड़े भी बड़े थे जिनमें लंबे नोकीले दांत लगे हुए थे। उन दांतों में भी खून लगा हुआ था। उसने हमें घूर कर देखा। वो शैतान की तरह मुस्कुराने लगा। उसके मुंह से लार टपकने लगी थी। मैंने मुड़कर एबी की तरफ देखा। भागो! अचानक वो जोकर भी हलचल करने लगा और हमारी तरफ आने लगा। हम उससे दूर भागने लगे। हम एक शीशे से दूसरे पर टकराते रहे। जब हम इसी तरह मेज में चक्कर लगा रहे थे तो हमने दीवारों पर खून के छींटे देखी। वो जोकर अब एक नहीं अनेक संख्या में दिख रहा था। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि असली कौन सा है। अगर उनमें से कोई भी असली था तो बहुत ही मुश्किलों के बाद हम आखिरकार उस मेज से बाहर निकल आए और गीली जमीन पर पेट के बल गिर गए। जब हम गिरे तो हमारे आसपास किसी जानवर के झुंड की तरह सभी लोग इकट्ठे होकर हंसने लगे, जिसमें से शर्ना सबसे आगे थी। उसके हाथ में फोन था जो उसने हमारी तरफ किया हुआ था। उसकी फ्लैश चल रही थी। वो हमें रिकॉर्ड कर रही थी। एबी और मैं जमीन पर लेटे हुए थे। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम बहुत ही शर्मिंदा थे और अपमानित भी महसूस कर रहे थे। तुम दोनों कैसे छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो, शर्ना ने हम पर हंसते हुए कहा। अचानक सभी आवाजें बंद हो गई, क्योंकि शर्ना के भाई की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो मिरर मेज के पीछे से आ रही थी। शर्ना, वो बच्चे कहाँ हैं जिनके बारे में तुम बात कर रही थी? मैं इसके अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता। यहाँ पर बहुत सारा नकली खून और नकली लाशें पड़ी हुई है। एक ही बारी में वहां खड़े हम सभी लोगों के चेहरे पीछे की तरफ मुड़े, सिवाय शर्ना के भाई के, और हमने मिरर मेज की एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां पर हमारी तरफ चाकू करता हुआ जोकर खड़ा था। जैसे ही जोकर हमारी तरफ बढ़ा, सभी बच्चों की चीखें निकल गई। उसने हमारी दिशा में चाकू फेंका जो शर्ना के पैर पर जाकर लगा। शर्ना दर्द से करहाने लगी और जमीन पर गिर गई। उसने कसकर अपना पैर पकड़ लिया। उसका भाई जोकर के पीछे भागा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख जोकर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, शैतानी मुस्कान, और वो मिरर मेज के अंदर चला गया। शर्ना का भाई भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। उस हफ्ते के अंत में जब हम सब वापस घर आ गए और जबकि शर्ना को हाल ही में हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, हमने न्यूज़ में एक रिपोर्ट देखी उन सब अनुभवों के बारे में जो हमने उस रात किए थे। पुलिस का कहना था कि जिस आदमी के हाथ में चाकू पाया गया वो उस जगह काम नहीं करता था, और ये भी कि उस मिरर मेज के अंदर बहुत सी और लाशें बरामद हुई थी जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुत से लोगों के शरीर को नुकीले दांतों से काटा गया था और उनका मांस निकाला गया था। जब वो जिंदा थे उन्हें मारा गया था।
शर्ना के भाई ने उस जोकर का तब तक पीछा किया जब तक वो दीवार कूदकर कार्निवल के पीछे बने जंगल में नहीं भाग गया। उसके बाद वो घने जंगल में कहां खो गया ये किसी को नहीं पता चला। अपना चाकू वो शर्ना के पैर पर ही छोड़ गया था। वो इकलौती चीज थी जिससे उस आदमी के बारे में पता लगाया जा सकता था। एबी और मेरे रोने की वीडियो कभी रिलीज नहीं हुई, शायद ऐसा होना लिखा ही था। लेकिन कल जब हमने हाई स्कूल की शुरुआत की, एबी और मैंने शर्ना को देखा। उसकी टांग कटी हुई थी और वो कॉरिडोर से दूसरे एंड से हम दोनों को घूर रही थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी हालत के पीछे वो उस जोकर को जिम्मेदार नहीं मानती, बल्कि वो हमें जिम्मेदार मानती है और मुझे लगता है कि उसे बदला चाहिए। रात अभी भी जवान थी और आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ में टॉर्च लिए कुछ डांसर्स मेरे पास से गुजरे। वो गाते चिल्लाते लोगों को अपने साथ आने का निमंत्रण देते रहे। वो जुलूस कई मील लंबा था। मैंने कभी इतना बड़ा जुलूस नहीं देखा था। चलो चले, मेरी बहन एम ने मुझसे कहा और मेरा हाथ खींचकर मुझे डांसर्स की तरफ ले जाने लगी। पहले तो मैंने सर हिलाकर ना कह दिया क्योंकि वो बहुत भीड़ वाली जगह थी। इस तरह मुझे लोगों के साथ नाचने में झिझक होती है जिन्हें मैं ठीक से नहीं जानती, और इसके अलावा भी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ अजीब सी बात जिस पर उंगली नहीं की जा सकती। क्या तुम इतनी डरपोक हो? एम ने अपनी जीभ बाहर निकालकर मुझसे कहा। मैंने भी उससे देखकर अपनी आंखें घुमाई। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने दोस्तों के पीछे पीछे ले जा रही थी। वैसे मजा तो बहुत आ रहा था सच में। हम नाचे गाते शराब पीते हुए शहर में घूमने लगे। सच कहूं तो इस तरह कहीं भी निकल जाना, ये किए हुए मुझे काफी वक्त हो गया था। लेकिन फिर कुछ बदला। वो जुलूस सिटी हॉल की तरफ नहीं जा रहा था जैसे उसे जाना चाहिए था, लेकिन वो तो शहर से बाहर जा रहा था। ये अपने आप में निश्चित रूप से इतनी बड़ी बात नहीं लगती। ये समझना आसान था कि लोग रुकना क्यों नहीं चाहते थे और थोड़ी देर रुककर सिर्फ नाचना क्यों नहीं चाहते थे। तेज हवा, लोगों का जोर जोर से गाना, ये सब आपके अंदर उत्साह भर देता है। फिर भी किसी वजह से मेरी छाती में धीमा धीमा दर्द होने लगा। मैंने एम का हाथ पकड़ा क्योंकि वो मुझसे थोड़ी दूर चली गई थी। वो उन लड़कियों के बीच नाच रही थी जो तकरीबन उसी की उम्र की थी। उनमें से एक मैं डांसर थी जिसने आकर्षक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसके गाल पर अजीब से निशान लगे हुए थे। मेरे करीब ही रहो एम। वो लड़की सुंदर थी, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहन से दूर नहीं होना चाहती थी। मुझे आसपास थोड़ी घबराहट होने लगी थी। तुम सारा मजा क्यों खराब कर रही हो? एम ने चिल्लाकर मुझसे कहा। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। काफी देर से मजे करते करते उसकी आवाज में रस आ गया था। मैंने नजरअंदाज कर दी और फिर नाचने चली गई। वो खुद को बाकी भीड़ से अलग कर रही थी। लगता है कि ये लोग अब कोई नई परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तुम नहीं चाहोगी कि तुम उनके बीच में बिना स्टेप्स जाने घुस जाओ, है ना? जाहिर है कि यह सिर्फ एक बहाना था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन उस वक्त मुझे यही सही लगा। मेरी बहन को जवाब देने में कुछ सेकंड्स लगे। वो थोड़ी बहुत हैरान तो लग रही थी। उसकी आंखें अभी भी उस डांसर के ऊपर ही टिकी हुई थी। मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि आखिर मेरी बहन इस तरह मंत्रमुग्ध क्यों हो गई थी। अपनी बाकी पूरे ट्रूप की तरह वो लड़की भी बहुत ही खूबसूरत थी। और हाँ, ये भी सच है कि जिस तरह वो नाच रही थी वो काफी हिप्नोटाइजिंग था। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैंने बहुत ही प्यार से अपनी बहन के बाल सहलाए। मैं उसे खींचते हुए खाली जगह की तरफ ले जाने लगी। तब तक हम भीड़ से बाहर निकल ही आए थे और सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि वहां हवा इतनी गर्म होगी, मान लो जैसे चल ही रहे हों। मैं चाहती थी, मैं इससे थोड़ा और चाहती थी। आखिरकार इतने सारे लोगों के इतने करीब होने पर ही बहुत ही सांस घुटने जैसा था। अचानक मेरे आगे और पीछे दो हट्टे कट्टे आदमी चलने लगे। पीछे वाला आदमी मुझे धक्का दे रहा था। मैं बहुत ही धीरे चल रही थी, लेकिन उन्हें यह अजीब नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे होने का एहसास नहीं था और न ही वो समझ पा रहे थे कि वो मुझे दबा रहे थे। मुझे उनके चंगुल से निकलने में कुछ मिनट लग गए। क्या तुम ठीक हो? एम ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता चमक रही थी। मैंने फौरन सर हिलाकर हाँ कहा और धीरे धीरे एक साइड हटने लगी जहां भीड़ कम थी। क्या तुम कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ से निकलना चाहोगी? मुझे थोड़ी सांस चाहिए, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। उस वक्त मैं वो शख्स थी जो एमी को वहां से निकाल कर ले गई। शायद तब तक उसे इसकी आदत पड़ गई थी। मुझे अस्थमा की परेशानी शुरू हो गई थी। फिर भी हमने उन डांसर्स के बीच से निकलने में कुछ वक्त लगा दिया। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक था। मैं आज से पहले बहुत कॉन्सर्ट्स पर गई हूँ और वहाँ की भीड़ कुछ तो थोड़े कम अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ये बात सच है कि किसी शो को देखने की उम्मीद अगर लगातार नाचने और आगे बढ़ना बताए तो वो बहुत ही बोरिंग होता है।
जैसे ही हम उस जुलूस के अंदर से थोड़ा बाहर आए तो हमें सांस में सांस आई। मुझे दिमाग से हल्का महसूस होने लगा। इस पार्टी में पूरी तरह से धुत, लेकिन जैसे ही मैंने अपने इनहेलर से कुछ कश लिए, मैं फौरन इससे बाहर आ गया। मेरे फेफड़े अभी भी थोड़े टाइट थे। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? एम ने पूछा, सीधे मेरी तरफ देखते हुए। उसके हाव भाव में कुछ बदलाव तो था, जिस वजह से वो उस डांसर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। फिर वो लड़की हमारे पास से नाचते हुए चली गई। वो अपने बाकी ग्रुप के साथ पहले ही रो में थी और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि हम सब एक कब्रिस्तान के ऊपर खड़े थे। ना चाहते हुए भी हम शहर से बाहर इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए? ये क्या बकवास! आखिर हम यहाँ कैसे आए और हमें कैसे पता नहीं चला? जैसे ही मैंने अपना सर हिलाया, मैंने और भी गहरे तरीके से इसे महसूस किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या मेरे अलावा किसी और को भी परवाह है। कई लोग अभी भी नाच रहे थे और गा रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि हम कहाँ आकर खड़े हो गए थे, या फिर उन्हें पता था। फिर भी जैसे ही एम ने मुझे वापस से इतने लोगों के बीच में आकर नाचने के लिए कहा, मैंने सुना एक आदमी ने अपना गला ठीक किया। वो एक कब्र के ऊपर खड़ा था। उसका कद छोटा था, लेकिन वो काफी डरावना था। उन डांसर्स की तरह इसने भी काफी सोना पहना हुआ था। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम इतनी सारी नई आत्माओं को साथ लेकर आए हो। हमारे फादर आखिरी दिन तुम्हारी इस कोशिश को देखकर तुमसे बहुत खुश होंगे। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। जब वो बार बार अपनी बातें कह रहा था, तब मुझे आखिरकार एहसास हुआ लोग अभी भी एक ऐसे म्यूजिक के रिदम पर झूम रहे थे जो अब बज भी नहीं रहा था। वो सिर्फ जुलूस की वाइब से खुश नहीं थे। हम एक जाल में फंस गए हैं, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा और अपनी बहन का हाथ पकड़ा, लेकिन वो वहां नहीं थी। एम पुनो, कहाँ हो तुम? उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे पूरा 1 मिनट लगा होगा, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे ढूंढने में काफी वक्त लग गया हो। वो एक बार फिर पहले की तरह उसी लड़की के पास थी, हंस रही थी, नाच रही थी, जैसे उसने उस आदमी को सुना ही ना हो। शायद उसने सुना भी नहीं था। मैंने इस बात का कड़वा घूंट पी लिया। मेरी बहन खोई खोई लग रही थी। उसके होंठ लगातार चल रहे थे, जैसे वो कोई जाप कर रही हो। मैंने बाकियों के मुंह से भी वो जाप सुना। उनके हल्के हल्के शब्द धीरे धीरे तेज हो रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह से एमी पर था। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था। आखिर में मुझे बस एक ही रास्ता दिख रहा था, वहां से भाग जाना, क्योंकि उसके बिना मैं इकलौती थी जिस पर इन सब चीजों का उतना असर नहीं हुआ। मेरे आसपास के सभी लोग बहुत ही दूर जा चुके थे, लेकिन क्यों? मैंने इसकी वजह जानने में काफी वक्त लगा दिया। मेरे ईयर प्लग्स मैंने इन्हें कार्निवल में पहना था ताकि इसके शोर से मेरे सर दर्द ना हो जाए, क्योंकि मुझे तेज हवा पसंद नहीं है। और शायद यही वो वजह थी जिसके कारण मुझ पर उनका असर नहीं हुआ। मुझे चुनाव करना था, कोशिश करके एमी को ले आऊं या फिर हार जाऊं। और छोड़ो, मैं वहां से भाग गई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तब भी नहीं जब किसी ने मेरा पीछा करना शुरू किया, तब भी नहीं जब मुझे पीछे से उनकी आवाज आने लगी। मैं एक नया प्लान बनाने के लिए कुछ वक्त चाहती थी, उससे बचने का प्लान, लेकिन वो मौका कभी नहीं आया। उन्होंने हंसते हुए मुझे वापस खींच लिया। वो शब्द जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे सुनाई देने लगे, जो उनकी जुबान पर शहद की तरह चिपके हुए थे। लेकिन जहर एक बार फिर म्यूजिक बजने लगा, हंसी के ठहाके लगने लगे, नाच गाना शुरू हो गया और फिर एक तेज रोशनी हुई। उसके ठीक बाद हमारे आसपास मौजूद हर चीज का अस्तित्व खत्म हो गया। सिर्फ अंधेरा और दर्द पीछे रह गया, बहुत सारा दर्द।